जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। यह रिपोर्ट दुम्बी नाम के एक 16 वर्षीय हो आदिवासी किशोर की कहानी से शुरू होती है, जो पिता के खोने के बाद घर की जिम्मेदारी, चुप्पी और शराब की लत में उलझ गया। यह खबर एक महत्वपूर्ण बात सामने लाती है। आदिवासी युवाओं का मानसिक तनाव अक्सर डिप्रेशन या एंजाइटी जैसे चिकित्सीय शब्दों में व्यक्त नहीं होता। वे अपने दुख, अकेलेपन और तनाव को कहानियों, लोक भाषा, सामुदायिक व्यवहार, प्रकृति से दूरी या सामाजिक जीवन से पीछे हटने के रूप में व्यक्त करते हैं। जब क्लिनिकल सिस्टम इन्हें पहचान नहीं पाता तो समुदाय म्यूट दिखने लगते हैं, जबकि असल में वे बोल रहे होते हैं अपनी भाषा में। आदिवासी समाज में मानसिक तनाव से निपटने की कुछ सामुदायिक और प्रकृति आधारित परंपराएं हैं, जिनसे आधुनिक दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है। आज दुनिया मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रही है। डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलापन तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आधुनिक चिकित्सा ने मानसिक स्वास्थ्य को समझने का केवल एक ही तरीका बनाया है? क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया के सबसे पुराने समुदायों के पास ऐसी सीख हो जिसे हमने नज़रअंदाज कर दिया हो? आज हम जानेंगे कि आदिवासी समाज मानसिक तनाव को कैसे समझता है और दुनिया इससे क्या सीख सकती है। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने पाया कि कई आदिवासी युवा अपने मानसिक तनाव को डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं कहते। वे अपने अनुभव को स्थानीय कहावतों, कहानियों, शारीरिक थकान, चुप्पी, सामाजिक दूरी और व्यवहार में बदलाव के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी समस्या मौजूद है, लेकिन उसकी भाषा अलग है। आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली अक्सर व्यक्ति केंद्रित होती है। वह पूछती है आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज पूछता है आपका समुदाय कैसा है, आपका परिवार कैसा है, आपका जंगल कैसा है, आपका गांव कैसा है, क्योंकि व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उसके सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश से जुड़ा होता है। आदिवासी समाज के 6 स्तंभ होते हैं। पहला तो समुदाय, जहाँ पर अखाड़ा होता है, ग्राम सभा होती है और सामुदायिक श्रम सामाजिक सहारे का नेटवर्क बनाते हैं। दूसरा प्रकृति होती है, जंगल और नदी से जुड़ाव मानसिक संतुलन का स्रोत होता है। तीसरा गीत और नृत्य, सामूहिक नृत्य और लोकगीत भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम होते हैं। चौथा है बुजुर्गों का मार्गदर्शन, अनुभव और परंपरा भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं। पांचवा साझा जिम्मेदारी, जीवन का बोझ अकेले नहीं उठाया जाता। और छठा है मातृभाषा, अपनी भाषा में दुख व्यक्त करना आसान होता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि प्रकृति के बीच समय बिताने, मजबूत सामाजिक संबंध रखने और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने से तनाव कम होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मानसिक स्वास्थ्य में सामाजिक समर्थन और सामुदायिक भागीदारी की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। यानी आदिवासी समाज की कई पारंपरिक प्रथाएं आधुनिक विज्ञान के निष्कर्षों से मेल खाती है। अब हम उस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं जो अखबार द हिंदू में छपी है। झारखंड के एक गांव में, मतलब कोल्हान का हमारा गांव, लगभग 70 घरों के बीच ज़्यादातर हो आदिवासी परिवार हैं। वहाँ दुम्बी रहता है। 16 साल का लंबा मजबूत कदकाठी, 5वीं कक्षा में उसने पिता को खो दिया। अब वह घर का बड़ा बेटा है। 3 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। पढ़ाई भी और घर चलाने की जिम्मेदारी भी। दुम्बी पहले फुटबॉल खेलता था, आसपास के गांव में मैच खेलने जाता था, दोस्त बुलाते थे, लेकिन अब वह अकेले रहता है, गांव के बाहर चुपचाप। सवाल यह नहीं है कि दुम्बी को क्या हुआ, सवाल यह है कि क्या हमारा सिस्टम उसकी चुप्पी को सुन भी पाता है। आइए कुछ नंबरों से शुरू करते हैं, क्योंकि नंबर अक्सर सच बात बताते हैं जो आँखों से नहीं दिखता। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी इंडिजिनस यानी कि आदिवासी आबादी है, लेकिन इनके मानसिक स्वास्थ्य पर जानकारी बेहद सीमित है। 2015-16 के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वे का अनुमान 13 से 17 साल के 7% किशोर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरते हैं। गुजरात, तमिलनाडु और मेघालय के आदिवासी किशोरों पर हुए एक सर्वे में यह आंकड़ा 16% पाया गया, जो राष्ट्रीय औसत से दुगुना से भी ज़्यादा है। राष्ट्रीय औसत 7% है। झारखंड के ग्रामीण आदिवासी इलाकों की लड़कियों पर हुए एक अध्ययन में 12% लड़कियों में भावनात्मक या व्यवहारिक तनाव के लक्षण मिले, लेकिन ये आंकड़े भी पूरी कहानी नहीं बताते, क्योंकि आदिवासी समुदाय भारत की आबादी का लगभग 9% है। फिर भी मेंटल हेल्थ रिसर्च में इनकी मौजूदगी ना के बराबर है।
और जो लोग मानसिक स्वास्थ्य पर आज बात कर रहे हैं ज़्यादातर शहरी हैं, सुविधा संपन्न हैं। आदिवासी युवा इस बातचीत से लगभग गायब है। आदिवासी समुदायों में बहुत से बच्चों के लिए घर की जिम्मेदारी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। पैसों की तंगी वो अपवाद नहीं है, सामान्य बात है। कपड़े, स्कूल का खर्च, ये बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी करना मुश्किल होता है और यह बात बच्चे बहुत छोटी उम्र में ही समझ जाते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात जिसे अक्सर हम गलत समझ लेते हैं, जब कोई बच्चा कम उम्र में जिम्मेदार दिखने लगता है हम उसे मैच्योरिटी कहकर तारीफ़ करते हैं, लेकिन असल में यह अक्सर मैच्योरिटी नहीं, पुराना तनाव और भावनात्मक थकान होती है। एक किशोरावस्था जो समय से पहले सिकुड़ गई, चिंता, संयम और ऐसे भावनात्मक बोझ के साथ जिनके लिए वह तैयार नहीं था। और जब इसमें माँ या पिता के खोने का दर्द जुड़ जाए, जैसा दुम्बी के साथ हुआ, तो यह बोझ और भारी हो जाता है। इसके ऊपर है पलायन, मौसमी पलायन। आदिवासी समुदायों में पुरानी गरीबी और ज़मीन की असुरक्षा का जवाब रहा है। अखाड़े खाली हो रहे हैं, युवा शहरों की ओर जा रहे हैं। डिजिटल दुनिया ने सामुदायिक संवाद की जगह ले ली है। जब समुदाय कमज़ोर होता है तो मानसिक तनाव बढ़ता है। इसके पीछे जो भावनात्मक कीमत चुकाई जाती है वह अदृश्य रहती है। अकेलापन, अनिश्चितता, टूटी हुई पढ़ाई, टूटते सामाजिक रिश्ते और गांव से भी, शहरों से भी एक अजीब सा कटाव। यह सब कभी आधिकारिक मानसिक स्वास्थ्य के आंकड़ों में दर्ज नहीं होता, लेकिन यही चीज़ें हर दिन एक आदिवासी किशोर की भावनात्मक दुनिया को आकार देती है। चुप्पी का मतलब फिर क्या है? अब हम यहाँ पहुँचते हैं इस कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। मेंटल हेल्थ सिस्टम अक्सर यह मान लेता है कि भावनात्मक पीड़ा हमेशा एक जैसे क्लिनिकली पहचाने जाने वाले के रूप में सामने आएगी, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे शब्दों में। लेकिन कई आदिवासी समुदायों में तनाव कहानियों से, मुहावरों से, शरीर की शिकायतों से, चुप्पी से, चिड़चिड़ाहट से या व्यवहार में आए बदलाव से जाहिर होता है, मनोरोग के लेबल से नहीं। और यह सिर्फ एक भाषाई फ़र्क नहीं, इसके गहरे मायने हैं। जब कोई प्रोफेशनल इन अभिव्यक्तियों को समझ नहीं पाता तो पूरा समुदाय साइलेंट दिखने लगता है, जैसे कुछ कह ही नहीं रहे हों। लेकिन असली समस्या यह नहीं है कि आदिवासी युवा मदद नहीं मांगते। असली समस्या यह है कि सिस्टम को यह सुनना ही नहीं आता कि वे कैसे बोलते हैं। यह एक तरह की एपिस्टेमिक नाइंसाफ़ी है, जहाँ ज्ञान और अभिव्यक्ति का एक तरीका असली माना जाता है और बाकी सब अदृश्य कर दिए जाते हैं। झारखंड के गांव में पहले शामें बुजुर्गों के साथ बीतती थी। कहानियाँ, अनुभव, सीख, यह सब आदिवासियों का लर्निंग स्पेस रहा है। लेकिन अब ज़्यादातर युवा अपना समय स्मार्टफोन पर बिताते हैं, 1.5 GB डेटा ख़त्म करने के लिए, गांव के बाहर और अकेले। यह सिर्फ छोटा सा बदलाव नहीं है, यह उन अनौपचारिक स्थानों के कमज़ोर होने की कहानी है जहां कभी भावनाएं, पहचान, स्मृति और अपनेपन को सामूहिक रूप से साझा किया जाता था। तो फिर ज़रूरत किस चीज़ की है? भारत की प्रतिक्रिया सिर्फ गाँवों में मनोरोग सेवाओं का विस्तार करने तक सीमित नहीं हो सकती। हालांकि सुलभ इलाज भी ज़रूरी है, इसके लिए ज़्यादा गहरी प्रतिक्रिया चाहिए। सामुदायिक स्थानों को मजबूत करना जहां बुजुर्ग और युवा फिर से जुड़ सकें, जैसे अखाड़े और सांस्कृतिक स्थल। सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा को कम करना, स्थानीय भाषाओं में तनाव की अभिव्यक्ति को सुनना और समझना, ऐसे सिस्टम बनाना जहां युवा बिना डर या शर्म के बोल सकें। इन सब में आदिवासी ज्ञान को सम्मान देना अहम डील साबित हो सकती है। आदिवासी युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ एक मेडिकल सवाल नहीं है, यह गरिमा का सवाल है, न्याय का सवाल है, सांस्कृतिक निरंतरता का सवाल है। और यह सवाल भी है कि क्या इन युवाओं को सिर्फ जीवित रहने से आगे एक भविष्य की कल्पना करने की इजाज़त है? जब तक भारत इन खामोश पीड़ाओं को सुनना नहीं सीखता, दुम्बी जैसे कई युवा चुपचाप हमारे ध्यान के हाशिए पर चलते रहेंगे। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो शब्दों में नहीं बल्कि चुप्पी में, शरीर में या व्यवहार में बोल रहा है, शायद सुनने का तरीका बदलने की ज़रूरत हमें है, उन्हें नहीं। अगर यह वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके इलाके में तनाव को किस तरह व्यक्त किया जाता है। जोहार।